हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों बहुत ही छोटे टॉपिक के साथ ही आए हैं, लेकिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के केमिकल बॉन्डिंग से, जहाँ पे क्वेश्चंस कई बार आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो किस तरह से इस टॉपिक को हमें अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से इस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस आएंगे उसको अप्रोच करना है, उसका शॉर्टकट मेथड में लेके आई हूँ। तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम ये समझेंगे कि लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, लैटिस एंथैल्पी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, और अगर क्वेश्चंस आएंगे तो किसको प्रायोरिटी देना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लैटिस एंथैल्पी बच्चों होता क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयन इन गैसियस स्टेट। अगर हम एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करें तो इसका मतलब देखिए क्या है। 1 मोल ऑफ NaCl जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, उसको कितनी एनर्जी हम सप्लाई करें ताकि ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयन जो कि Na+ और Cl- है उसमें ब्रेक हो जाए, और उस सारे आयन किस फॉर्म में होने चाहिए? गैशियस स्टेट में होने चाहिए। तो कितनी एनर्जी आप किसी भी 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को प्रोवाइड करते हो ताकि वो अपने कंस्टिट्यूएंट गैशियस आयन में कन्वर्ट हो सके, वही एनर्जी क्या होती है बच्चों? लैटिस एंथैल्पी होती है। किसी भी इक्वेशन के सामने अगर इस तरह की वैल्यू दे रखी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे NaCl के रिएक्शन के सामने लैटिस एंथैल्पी इक्वल टू 788 किलो जूल पर मोल लिख दिया है। इस डाटा का मतलब ये है बच्चों कि 1 मोल ऑफ NaCl को Na+ गैस एंड Cl- गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी आपने इन्वेस्ट की थी? 788 किलो जूल एनर्जी आपने इन्वेस्ट की थी। ठीक है। नेक्स्ट, कौन कौन से फैक्टर होता है बच्चों जिस पे लैटिस एंथैल्पी आपके डिपेंड करती है? तो दो मेन फैक्टर है हमारा। सबसे पहला है लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन द कैटायन एंड एनायन। देखिए सिंपल सा लॉजिक है बच्चों कि अगर मान के चलिए मेरे पास एक कैटायन है जिसके ऊपर +1 चार्ज है, और एनायन है जिसके ऊपर -1 चार्ज है। एक केस ऐसा है जहाँ पे कैटायन के ऊपर +2 चार्ज है, एनायन के ऊपर -2 चार्ज है, और एक केस ऐसा है जिसपे कैटायन के ऊपर बच्चों लेटर से +3 चार्ज है और एनायन के ऊपर आपका -3 चार्ज है। अगर हम आपसे पूछें कि लैटिस एंथैल्पी कहाँ पे ज़्यादा होगी बच्चों, तो देखिए लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या कहा मैंने कि कितनी एनर्जी आप सप्लाई करते हो किसी भी आयनिक कंपाउंड के 1 मोल को ब्रेक करके उसके कंस्टिट्यूएंट आयन में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मान के चलिए कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा बच्चों तो एनर्जी भी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी उसको उसके आयन में सेपरेट करने के लिए। अगर अट्रैक्शन पुअर होगा कैटायन और एनायन के बीच में, तो अट्रैक्शन अगर पुअर है तो उसका मतलब क्या होगा कि उनके बीच में बॉन्ड जो बना है आयनिक बॉन्ड वो काफ़ी वीक होगा, और वीक अगर आयनिक बॉन्ड है तो उसको आराम से हम ब्रेक कर सकते हैं, मतलब उसको कम एनर्जी दे के भी हम ब्रेक कर सकते हैं। मतलब पूरा जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली में किसके ऊपर है? कैटायन और एनायन कितने एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड है। तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और अट्रैक्शन अगर पुअर होगा तो एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी बच्चों? कम देनी पड़ेगी। तो जो कैटायन और एनायन है, अगर देखो जितने ज़्यादा बच्चों चार्जेस होंगे, मोर विल बी द चार्ज, मोर विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। एंड जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसी एक कैटायन और एक एनायन के बीच में। तो जितना ज़्यादा बच्चों चार्ज होगा ना कैटायन और एनायन के ऊपर, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी। मतलब जितना अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा एनर्जी भी आपको क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी उस कैटायन और एनायन को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए। यहाँ देखिए थोड़ा सा चार्ज बढ़ा, यहाँ पे और भी चार्ज बढ़ा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा लैटिस एंथैल्पी आपकी बच्चों क्या होगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ध्यान रखिएगा लैटिस एंथैल्पी एंड चार्ज के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो पहला फैक्टर यही ध्यान रखना है कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। दूसरा जो फैक्टर है बच्चों, अगर सपोज चार्ज वाला जो रोल है वो आपका नहीं काम में आ रहा है, चार्जेस हर जगह पे सेम है, तो हमें उस केस में इंटर आयनिक डिस्टेंस को देखना है। अभी इंटर आयनिक डिस्टेंस का मतलब क्या है? जैसे मान के चलिए ये हमारा कैटायन है और ये हमारा एनायन है।
इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम कहते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस बच्चों छोटा है तो इसका मतलब है कि कैटायन और एनायन एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और अगर ये डिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा इसका मतलब कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है। तो जहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी वहाँ पे एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, और जहाँ अट्रैक्शन कम होगी वहाँ पे एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी उसके आयन में उसको ब्रेक करने के लिए। तो इंटर आयनिक डिस्टेंस बच्चों जितना ज़्यादा होगा, मतलब कैटायन और एनायन के सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा लैटिस एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। क्योंकि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो अट्रैक्शन कम है, और लेस अट्रैक्शन मीन्स less attraction implies less energy required to break the compound। ये छोटा सा कंसेप्ट है जो हमें ध्यान में रखना है। जहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा वहाँ एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और जहाँ अट्रैक्शन आपका बच्चों कम होगा वहाँ पे एनर्जी भी आपको कम इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा लैटिस एनर्जी एंड इंटर आयनिक डिस्टेंस के बीच में बच्चों इन्वर्स रिलेशन होता है। और तीसरा जो फैक्टर है बच्चों दैट इज़ लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो फैक्टर है बच्चों ये हर जगह पे काम में नहीं आता है, ये फ्यू केसेस में ही काम में आते हैं। बट ये फ्यू केसेस कौन कौन से हैं बच्चों? सल्फेट एंड कार्बोनेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है ग्रुप 2 मेटल है, उसके जो सल्फेट होते हैं और उसके जो कार्बोनेट्स होते हैं उनके अंदर इस फैक्टर को कंसिडर करना है। अब देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात अगर हम करें, अगर हम कार्बोनेट या सल्फेट की बात करें तो जितना ज़्यादा कैटायन होगा बच्चों, साइज ऑफ कैटायन अगर ज़्यादा होता है तो उसके चारों तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल आपके क्या होंगे? कम आएंगे। लेकिन अगर कैटायन का साइज बड़ा होगा तो उसके चारों तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा आ पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? एक गिवन पार्टिकल के चारों तरफ कितने पार्टिकल आपके पास अरेंज है। जैसे अगर कैटायन की हम बात करें तो कैटायन के लिए हम डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर अ कैटायन इज डिफाइंड एज कि कितने एनायन उसके चारों तरफ सराउंडेड है। और एनायन के केस में हम कैसे डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कि उसके चारों तरफ कितने कैटायन हैं। तो अगर बच्चों साइज छोटा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल उसके चारों तरफ कम होंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। और अगर वहाँ पे साइज ऑफ कैटायन बड़ा है तो उसके चारों तरफ क्या होंगे? बहुत सारे पार्टिकल आ पाएंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा साइज ऑफ कैटायन अगर ज़्यादा है, कैटायन का साइज ज़्यादा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर ज़्यादा होता है तो लैटिस एनर्जी भी बच्चों ज़्यादा होती है। बट ध्यान रखिए ये केस आप सिर्फ और सिर्फ सल्फेट एंड कार्बोनेट्स जो एल्कलाइन अर्थ मेटल का होगा उसी के अंदर कंसिडर करोगे। अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आता है बच्चों। लैटिस एनर्जी का सीक्वेंस आप लोगों से पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, हम जो भी हमारा फैक्टर है उसको पहले कंबाइन कर लेते हैं। लैटिस एनर्जी को हमने क्या देखा? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर आयनिक डिस्टेंस। चलिए अब इसी के बेसिस पे हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, जहाँ पे साइज और चार्ज दोनों जगह पे आपको कंफ्यूजन लगे वहाँ पे हमेशा चार्ज को प्रायोरिटी देना है। चार्ज इज गिवन मोर प्रायोरिटी ओवर डिस्टेंस। ये एक छोटा सा ट्रिक है जो हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो हमारा केस है बच्चों, इसमें Li के ऊपर +1, Na के ऊपर +1, K +1, Rb +1, Cesium +1। एनायन के ऊपर भी हर जगह पे चार्ज सेम है, राइट। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो चार्जेस वाला रोल यहाँ पे काम में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं साइज़ को लेके। तो यहाँ देखिए Cl हर जगह पे कॉमन है, Cl कॉमन होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे Li से सीजियम की तरफ हम जाएंगे कैटायन का साइज़ बढ़ रहा है। अगर कैटायन का साइज़ बच्चों बढ़ेगा और एनायन आपका कांस्टेंट है तो इसका क्लियर मतलब क्या बनता है? जैसे मान के चलिए ये हमारा Cl है,
पहले Li था LiCl के केस में, फिर उसके बाद सोडियम आया तो लिथियम के कंपैरेटिवली सोडियम का थोड़ा साइज़ बढ़ा। KCl की अगर बात करें बच्चों तो इसका मतलब क्या होगा, फिर से के का और भी साइज़ बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे मेटल का साइज़ बढ़ता चला जाएगा, सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी तो बढ़ता चला जाएगा। और जब डिस्टेंस बच्चों बढ़ेगा तो मैंने क्या कहा था, इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी कम होती चली जाएगी। तो सबसे ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी इन पांचों कंपाउंड में किसका होगा, LiCl का, और सबसे मिनिमम होगा सीजियम क्लोराइड का। मतलब LiCl से सीजियम क्लोराइड तक जाते जाते लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। दूसरा कंपाउंड देखिए, दूसरा केस क्या दिया है, NaCl एंड MgO। Na के ऊपर +1 चार्ज, Cl के ऊपर -1 चार्ज। मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है अपने कंपाउंड में, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए हमें क्या करना है, चार्जेस यहाँ पे डिफरेंट है तो सिर्फ चार्जेस को ही प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ देखिए हमें करना बस इतना है, प्रोडक्ट लेने हैं चार्ज के, एक कैटायन और एक एनायन के ऊपर कितना कितना चार्ज है उसका प्रोडक्ट लेना है और जस्ट मैग्नीट्यूड कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे 1 यूनिट चार्ज है तो प्रोडक्ट कितना हो गया 1 यूनिट, और यहाँ पे क्या होगा प्रोडक्ट बच्चों 2 × 2 विच विल बी 4 यूनिट। तो चार्ज किसका ज़्यादा है, चार्ज MgO के अंदर ज़्यादा है, तो मोर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मोर विल बी द लैटिस एंथैल्पी। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन बच्चों, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, Cl के ऊपर -1 चार्ज, Mg के ऊपर +2 चार्ज, एक Cl के ऊपर चार्ज देखना है बस, ठीक है। टोटल हमारा कंपाउंड न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, बट जो प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं बच्चों उसमें एक कैटायन और एक एनायन पे ही चार्ज देखना है। यहाँ एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, एक Cl के ऊपर -1 है, तो 3 Cl को मिला के -3 होगा, ओवरऑल कंपाउंड आपका न्यूट्रल ही आएगा। अगर मैं Q1 और Q2 का प्रोडक्ट लेती हूँ तो 1 × 1 1 यूनिट, 2 × 1 2 यूनिट और 3 × 1 3 यूनिट। तो मोर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ऑन कैटायन एंड एनायन, मोर विल बी इट्स लैटिस एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे बच्चों चार्जेस का कोई काम नहीं है क्योंकि चार्जेस हर जगह पे क्या है बच्चों, सेम है। तो चार्ज वाले फैक्टर को कंसीडर यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें साइज़ को कंसीडर करना पड़ेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, कैटायन आपका कॉमन है, लेकिन फ्लोरीन से आयोडीन तक साइज़ ऑफ एनायन आपका बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे साइज़ ऑफ एनायन बढ़ता जाएगा, कैटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, और जब कैटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा बच्चों, इसका मतलब इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंटर आयनिक सेपरेशन आपका बढ़ता जा रहा है। और अगर इंटर आयनिक सेपरेशन बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिए इन पांचों कंपाउंड में लैटिस एनर्जी का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, सबसे ज़्यादा LiF का, फिर LiCl, उससे कम LiBr, और सबसे कम किसका होगा बच्चों, लिथियम आयोडाइड का होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आ चुका है एग्जाम में, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड एंड टाइटेनियम कार्बाइड, इन तीनों के बीच में हम कैसे डिसाइड करें। तो सबसे पहले यहाँ देखिए Mg के ऊपर तो +2 चार्ज होता है अपने कंपाउंड में, तो ऑक्साइड के ऊपर ऑक्सीजन पे -2 आ जाएगा। एल्यूमिनियम पे अगर +3 है तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा कितना, -3 आ जाएगा। और रही बात टाइटेनियम कार्बाइड की, तो टाइटेनियम कार्बाइड में टाइटेनियम +4 में है, कार्बन आपका -4 में है। अब यहाँ पे देख सकते हैं चार्जेस ही डिफरेंट आ चुके हैं, तो हम डायरेक्टली चार्ज जो होगा उसके प्रोडक्ट ले लेंगे, एक कैटायन और एक एनायन का। तो 2 × 2 हमारा 4 यूनिट चार्ज होगा बच्चों, यहाँ पे 3 × 3 9 यूनिट होगा, और यहाँ पे 4 × 4 16 यूनिट होगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे बच्चों, लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा है, टाइटेनियम कार्बाइड की, और सबसे लीस्ट किसकी है, MgO की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड के बीच में कंपेयर करना है। एक एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होगा, ठीक है, और एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2। सिर्फ हम एक ही के चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं। अब एक एल्यूमिनियम पे +3 है बच्चों, तो 2 एल्यूमिनियम को मिला के +6 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन पे -2 है तो 3 को मिला के -6 हो जाएगा। तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, क्योंकि कंपाउंड हमारा ओवरऑल न्यूट्रल है। बट जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो मैं बार बार कह रही हूँ, सिर्फ एक कैटायन और एक एनायन के ऊपर ही चार्ज को कंसिडर करना है। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे +2 -2 कितना हो गया, 4 यूनिट।
और यहाँ पे एक सोडियम के ऊपर +1 और एक ऑक्सीजन पे -2, तो कितना हो गया ये 2 यूनिट। तो यहाँ पे देखिए बच्चों चार्जेस आपके तीनों के डिफरेंट डिफरेंट है, तो जिसका चार्ज ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ देखिए एक सोडियम ऑक्साइड दिया है और एक यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, एक हमें सोडियम फ्लोराइड दिया है। इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, सोडियम यहाँ पे किस में है, +1 में, ऑक्सीजन किस में है, -2 में, एक ऑक्सीजन पे -2, एक सोडियम पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। अब यहाँ पे गौर से देखिए बच्चों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे अगर मैं साइज़ की बात करूँ, जैसे यहाँ पे देखिए अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो कैटायन तो दोनों जगह पे कॉमन है। रही बात ऑक्साइड और फ्लोराइड की, तो ऑक्साइड आयन इज़ बिगर एज कम्पेयर टू फ्लोराइड आयन। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि दोनों ही आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में बच्चों मैंने अपने लेक्चर में एक ट्रिक आप लोगों को कई बार कहा है। ट्रिक ये है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में जो साइज हमारी होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द स्पीशीज़। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसका साइज़ कम होता है। तो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, फ्लोरीन का, तो इसलिए उसका साइज़ क्या है, कम है। तो इसलिए साइज़ के बेसिस पे अगर हम देखें, क्योंकि कैटायन तो दोनों जगह पे कॉमन है, अगर कैटायन कॉमन है तो एनायन जितना बड़ा होगा, सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस, जो कैटायन के सेंटर और एनायन के सेंटर जो होगा उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ेगी। और इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ेगी तो बच्चों लैटिस एंथैल्पी को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब NaF का क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर ऑक्साइड आयन का क्या होना चाहिए, ऑक्साइड का जो साइज है वो बड़ा है। तो अगर ऑक्साइड का साइज बड़ा है तो Na2O के अंदर इंटर आयनिक डिस्टेंस आपका क्या होगा, ज़्यादा, और इंटर आयनिक डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारा लैटिस एंथैल्पी क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी जो है वो Na2O का सोडियम फ्लोराइड के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। मतलब साइज के फैक्टर के हिसाब से Na2O सोडियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए थी सोडियम फ्लोराइड से। लेकिन मैंने ऊपर इसीलिए कहा था कि जहाँ पे चार्ज में कंफ्यूजन आ जाए वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप सॉरी जहाँ पे डिस्टेंस में आपको कन्फ्यूजन और चार्ज और डिस्टेंस के बीच में अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो वहाँ पे आप किसको प्रायोरिटी देंगे, वहाँ पे आप चार्ज को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ देखिए आपको बच्चों कितना चार्ज मिलेगा, कैटायन और एनायन के ऊपर +1 इंटू -2, मतलब अगर मैग्नीट्यूड हम कंसिडर करें तो 2 यूनिट होगा और यहाँ पे 1 यूनिट होगा। तो चार्ज विल बी गिवन मोर प्रायोरिटी ओवर डिस्टेंस, दैट इज बाय सोडियम ऑक्साइड विल बी हैविंग मोर लैटिस एनर्जी एज कम्पेयर टू सोडियम फ्लोराइड। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा है NaCl एंड सोडियम सल्फाइड। तो यहाँ पे देखिए Na के ऊपर +1 है, Cl के ऊपर -1 है, सोडियम के ऊपर +1 है, एक सल्फर पे -2 है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट यहाँ पे 1 यूनिट है और यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा कितना है बच्चों, 2 यूनिट है। तो हम डायरेक्टली कहेंगे जहाँ पे प्रोडक्ट आपका ज़्यादा होगा चार्ज का उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, एग्जैक्टली एज above I said in the question number 7। यहाँ पे बच्चों अगर चार्ज के बेसिस पे हम जाते हैं ना, तो चार्ज के बेसिस पे क्या होना, चार्ज के बेसिस पे अगर जाएंगे तब तो सोडियम सल्फाइड का हमें ज़्यादा मिल रहा है। बट अगर हम डिस्टेंस के बेसिस पे जाते हैं ना, तो डिस्टेंस के बेसिस पे लैटिस एंथैल्पी NaCl का ज़्यादा होना चाहिए था। ऐसा इस वजह से क्योंकि Na2S के अंदर सोडियम सल्फाइड के अंदर बच्चों सल्फाइड है, ठीक है, S-2 आयन है। और NaCl के अंदर कौन सा आयन है बच्चों, NaCl के अंदर है क्लोराइड आयन। अगर हम क्लोराइड और सल्फाइड की बात करें ना, तो सल्फाइड आयन का साइज बड़ा है। दोनों फिर से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, दोनों के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है तो साइज़ आपका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका साइज़ छोटा। तो Cl नेगेटिव का साइज सल्फाइड आयन से क्या होता है, छोटा। तो इसलिए अगर यहाँ पे हम कंसिडर करें बच्चों, तो सल्फाइड अगर बड़ा है तो Na2S का इंटर आयनिक डिस्टेंस बड़ा होगा और इंटर आयनिक डिस्टेंस बड़ा होगा तो लैटिस एंथैल्पी को तो कम होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमने सोडियम सल्फाइड का लैटिस एंथैल्पी NaCl से ज़्यादा क्यों कहा, क्योंकि वहाँ पे चार्जेस जो है कैटायन और एनायन के ऊपर उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने ऊपर कहा था कि चार्जेस विल बी गिवन और ऑलवेज मोर प्रायोरिटी ओवर डिस्टेंस।
जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन लगे चार्ज एज वेल एज डिस्टेंस के बीच में, वहाँ पे आप किसको प्रायोरिटी दीजिएगा, चार्ज को प्रायोरिटी दीजिएगा। लास्ट दो क्वेश्चन जो है बच्चों, ये थर्ड फैक्टर जो हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन नंबर, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए हमने क्या पढ़ा था, लैटिस एनर्जी कोऑर्डिनेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और किसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है बच्चों, लार्जर कैटायन का। कैटायन बड़ा तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा, कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा तो लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट दो क्वेश्चन में सिर्फ कैटायन के साइज़ को देखना है। हम देख सकते हैं जैसे जैसे बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाएंगे साइज़ आपका कैटायन का बढ़ेगा। तो अगर साइज़ ऑफ कैटायन आपका बढ़ रहा है बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा बेरियम का, और सबसे मिनिमम किसका होगा, बेरिलियम सल्फेट का। और सेम लॉजिक बच्चों हम कहाँ पे देंगे, कार्बोनेट के अंदर भी देंगे, क्योंकि कार्बोनेट और सल्फेट के अंदर ही कोऑर्डिनेशन नंबर वाले फैक्टर को कंसिडर किया जाता है। तो ये बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को लैटिस एंथैल्पी के ऊपर पूछे जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूँ एक लाइन में, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब जब आपको क्वेश्चंस लैटिस एंथैल्पी के अंदर डिटर्मिनेशन के लिए आता है, सीक्वेंस डिटर्मिनेशन के लिए, तो आप सिंपली देखिए कि कहाँ पे कैटायन और एनायन के ऊपर जो चार्जेस है उसका प्रोडक्ट ज़्यादा है। जहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा होगा कैटायन और एनायन के चार्ज का, उसी की लैटिस एंथैल्पी आपकी ज़्यादा होगी। जहाँ कैटायन के ऊपर और एनायन के ऊपर चार्ज हर जगह पे कॉमन हो जाए, तो वहाँ पे बच्चों आपको क्या देखना पड़ेगा, साइज़ को कंसिडर करना पड़ेगा। जहाँ पे साइज़ ऑफ कैटायन या साइज़ ऑफ एनायन छोटे होंगे, वहाँ पे इंटर आयनिक डिस्टेंस कम होगा, और इंटर आयनिक डिस्टेंस कम होगा बच्चों तो लैटिस एंथैल्पी उस केस में क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंड लास्ट ध्यान रखिएगा कि अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल का सल्फेट या कार्बोनेट दिया है ना, तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे, लैटिस एंथैल्पी हमेशा कैटायन के साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि कैटायन का साइज़ ज़्यादा होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बच्चों ज़्यादा होगा तो उसकी लैटिस एंथैल्पी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आई होप बच्चों आप लोगों के लिए वीडियो काम में आएगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, एज वेल एज जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।